बढ़िया। तो हम शुरू कर लेते जी। नमस्ते। अभ्यास की उपलब्धि को देखेंगे ना कि उपलब्धि क्या है। इस स्लाइड पर मैं बहुत विस्तार में नहीं बात करता हूँ, कभी अभ्यास दर्शन में अवसर अनुकूलता होगी तो करेंगे। अभ्यास का लक्ष्य है अभ्युदय। अभ्युदय को दो भाग में बांटा है, व्यक्तिगत अभ्युदय और सामाजिक अभ्युदय। व्यक्तिगत अभ्युदय को अपने जीने के हर आयाम में देखते हैं, अनुभव आयाम में, विचार आयाम में, व्यवहार आयाम में, व्यवसाय आयाम में, व्यवस्था में, भागीदारी के आयाम में। और सामाजिक अभ्युदय को देखेंगे तो पूरे समाज में देखते हैं। अंततोगत्वा जिसको परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में पहचाना है, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य के रूप में पहचाना है। तो पलट के देखेंगे तो जो व्यक्तिगत अभ्युदय है, सामाजिक अभ्युदय है, वो आपको पता ही है कि क्या है, तो उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभ्यास का लक्ष्य जो व्यक्तिगत अभ्युदय है, उसको अभ्यास दर्शन में देखेंगे तो अलग अलग तरीकों से कहा है, तात्पर्य एक ही है, वो भाषा प्रयोग की हुई है। यहाँ हम चिदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद की भाषा को थोड़ा एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। बट किसी भाषा से करिए, मूल वस्तु एक है, इसीलिए एक जगह पर लिख दिया है। ऐसे ही सामाजिक अभ्युदय को देखेंगे तो उसकी भी एक लिस्ट मिलेगी वहाँ पर। अभी यहाँ मोटे तौर पर समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक, ये सामाजिक लक्ष्य है हमारा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास हम करते हैं उसी का नाम अभ्यास है। तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास का नाम अभ्यास है। ये अभ्यास क्यों हम कर पाते हैं उसको अगर देखिएगा तो जो अभ्युदय के लिए अभ्यास है, ये अभ्युदय तो हमारी मूलभूत चाहना है। ऐसा नहीं है कि बाहर से थोपा हुआ है। तो हम चाहते हैं और शिक्षा और व्यवस्था से उसका सपोर्ट मिलता है। तो शिक्षा और व्यवस्था का ये काम नहीं है कि बाहर से कुछ लादता है वह आदमी के ऊपर या हमारे ऊपर, बल्कि आदमी मूलतः जैसा होना ही चाहता है, उसके लिए अवसर, अनुकूलता, संरक्षण, वातावरण, प्रोत्साहन प्रदान करने का काम करता है। इसलिए अंतर विरोध नहीं है व्यक्ति में और व्यवस्था में। व्यक्ति मूलतः जैसा होना ही चाहता है, शिक्षा और व्यवस्था उसके लिए अवसर प्रदान करता है, वातावरण प्रदान करता है, अनुकूलता प्रदान करता है। अभ्युदय की संभावना है कि नहीं, उसको अगर देखेंगे तो मानव जीवन में मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है। यही अभ्युदय की संभावना है। किसी न किसी अंश में व्यापक सत्ता में अनुभूति और प्रकृति की व्यंजना हर मानव में है ही। यही अभ्युदय की संभावना है। क्यों बीज है एक अंश में तो वृक्ष बन ही सकता है। अब जिन्होंने अभ्यास दर्शन और उन पुस्तकों को नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए ये आउट ऑफ सिलेबस है। मनुष्य मूलतः जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सत्य वक्ता है। यही अभ्यास की अंतः प्रेरणा है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य न्याय नहीं चाहता है, सही कार्य व्यवहार नहीं चाहता है, सत्य नहीं बोलना चाहता है, सही समझना, सही जीना तो मूल में मानव चाहता ही है, चाहता ही है। अध्ययन अभ्यास कैसे करें को लेकर के ये एक स्लाइड लिखी हुई है 37। आराम से इसको पढ़िएगा। इसका पहला हिस्सा है शास्त्र पठन या किसी व्यक्ति के द्वारा श्रवण। शास्त्र और व्यक्ति का चयन हम किस आधार पर करें उसको अगर देखिएगा तो उसका आधार वही है कि जो वास्तविकता हम सुनते हैं वो हमको तर्कसंगत ढंग से स्वीकार होती है कि नहीं, और अपने निरीक्षण में जितना हम उसको जांच परख करके देख सकते हैं उतने अंशों में उसको हम सही पाते हैं कि नहीं। मनन की जो पूरी प्रक्रिया है वो बेसिकली उस पूरे प्रस्ताव के आधार पर हमको अस्तित्व का एक ब्लूप्रिंट अपने में क्लियर हो जाता है। उससे जुड़े सभी कुशंकाओं की, कुतर्कों की निवृत्ति हो जाती है। तर्क संगत ढंग से हमको स्वीकार हो जाता है और सही और सुख का आपस में जुड़ाव हो जाता है, गलत और दुख का आपस में जुड़ाव हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया मनन की है। ये सब
धीरे धीरे देखेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा। श्रवण और मनन अगर हम ठीक से करते हैं ना, तो हमारे तर्क शांत हो जाते हैं, विचार व्यवस्थित हो जाता है। श्रवण और मनन की उपलब्धि देखेंगे कि क्या है, तो तर्क शांत हो जाते हैं, कुशंकाएँ शांत हो जाती हैं और विचार व्यवस्थित हो जाता है और अस्तित्व का एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने खुल जाता है। निधिध्यासन की जो प्रक्रिया है उसको अगर देखेंगे तो ये वास्तविकता पर ध्यान देने का मुद्दा है। जितना उस ध्यान को देने के काम को हम कर पाते हैं तो शुरुआती समय में भाषा उसमें सपोर्ट करती है। धीरे धीरे भाषा गौण हो जाती है। अगर उपलब्ध भी है, वहाँ है भी भाषा, विचार है भी, तो गौण है, प्रमुख नहीं है। जैसे आप अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो मैं कपड़ा पहने हुए हूँ, लेकिन वो गौण है, प्रमुख नहीं है। आपके ऑब्जर्वेशन में कपड़ा गौण है, प्रमुख नहीं है कि नहीं? तो होते हुए भी नहीं होने जैसा है, गैर महत्वपूर्ण होने जैसा है। यहाँ से तो जिन स्लाइड पर मैं बात कर ही चुका हूँ उसको मैं सीधा आगे बढ़ा देता हूँ। अगर हम किसी काम के लिए करते हैं ना और हमको अपने अंदर समस्या दिखने लगे तो स्थिति को यथावत स्वीकारा जाए, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हैं। ठीक है, तो जो हमारी स्थिति है उसको बिना किसी संकोच के, बिना किसी परेशानी के यथावत स्वीकारने की ज़रूरत है कि यही स्थिति है। और मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, कमोबेश सबकी स्थिति वैसी ही होती है। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इतना ही होता है कि हमको दूसरे का बाहर से नहीं दिखाई देता। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर अपनी स्थिति में कहीं ठीक नहीं दिखता हो तो। यात्रा को धैर्य से करने की ज़रूरत है। बार बार प्रयास करके भी होश हट जाता हो तो प्रयास पूर्वक होश को स्थिर करने की ज़रूरत है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा होश क्यों हट जाता है इतने प्रयास के बावजूद। प्रयास को थोड़ा और गहरा और गंभीर करने की ज़रूरत है। ये जो अभ्यास की उपलब्धि कहा ना, अभ्यास दर्शन को देखेंगे तो उसके अध्याय 51 में 3 उपलब्धि पहचाना है: चिदानंद, आत्मानंद और ब्रह्मानंद। उसमें चिदानंद के लिए अलग अलग शब्द है: अभय, सतर्कता, सामाजिकता, अभाव का अभाव। और उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि विधिवत अभ्यास की प्रथम उपलब्धि यही है चिदानंद, जिसको अभयता से, सतर्कता से, सामाजिकता से, अपने जीने में अभाव के अभाव से पहचाना है। ये इंडिकेटर है चिदानंद की स्थिति में होने का कि सतर्कता हमारी बनी रहती है, अभयता बनी रहती है, सामाजिकता के अर्थ में हम भागीदारी करते और अपने अंदर अभाव महसूस नहीं होता है। सकारात्मक भाषा में कहेंगे तो समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना होता है। इसकी अगली उपलब्धि को आत्मानंद कहा है। आत्मानंद उस जगह को कहा है जहाँ बुद्धि आत्मा की ओर मुड़ती है। बुद्धि के आत्म सम्मुख होने की स्थिति को आत्मानंद के रूप में पहचाना है। वहाँ से देखेंगे उस समय स्थिति तो आत्मा से बुद्धि, चित्तवृत्ति, मन का अनुशासित होने का काम होता, और इसके आगे की स्थिति को ब्रह्मानंद कहा है, जो अभ्यास की परमोपलब्धि है, जिसको सत्तामयता में अनुभूति भी कहा है। और ये पूरा कॉपीड है अभ्यास दर्शन से। हमने अपनी भाषा भी इसमें किसी भी तरह से जोड़ने का काम नहीं किया है, सिर्फ बिंदु को निकाल के चिपका दिया है। इसी को थोड़ा और समझने की जगह से ये लिखा हुआ है, ये भी कॉपीड है। कहते हैं कि चिदानंद का मतलब है स्थूल और सूक्ष्म जीवन की निर्विरोधिता। स्थूल और सूक्ष्म जीवन, स्थूल जीवन कहते हैं ये जो बाहर हमारा जीना है ना, व्यवहार कार्य, उसको स्थूल जीवन कहते हैं। सूक्ष्म कहते हैं विचार के आयाम को, विचार के आयाम को सूक्ष्म कह रहे हैं।
कारण कह रहे हैं बुद्धि और आत्मा की जगह पर। तो स्थूल और सूक्ष्म जीवन की निर्विरोधिता ये चिदानंद की स्थिति है जो अभ्यास की प्रथमोपलब्धि है। इसका सामान्य लक्षण पूछेंगे कि क्या है, तो हमारा व्यवहार कार्य ठीक हो जाता है। इसकी पहली उपलब्धि जो चिदानंद है, उस उपलब्धि की स्थिरता का मतलब क्या है, तो हमारा व्यवहार कार्य ठीक हो जाता है। ये जो आत्मानंद है, इसको कह रहे हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण जीवन में एक सूत्रता के रूप में है, और जो ब्रह्मानंद है वो सत्तामयता में अनुभूति के रूप में है। तो निश्चित रूप से पहली उपलब्धि चिदानंद को कहा, फिर आत्मानंद, फिर ब्रह्मानंद। तो इस अंतिम उपलब्धि में पहले दो समाये ही रहेंगे, तो ब्रह्मानंद में आत्मानंद और चिदानंद समाया हुआ ही रहता है। ये जो पहली उपलब्धि है चिदानंद, उसके कह रहे हैं सर्वसुलभ होने की संभावना है। सर्वसुलभ का मतलब हर मानव के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। अभी की परिस्थिति के साथ आत्मानंद और ब्रह्मानंद के सर्वसुलभ होने की बात नहीं कह रहे। जो अगली सीढ़ी बनती है वो चिदानंद की बनती है, जिसके सर्वसुलभ होने की संभावना है। उसके लिए क्या चाहिए देखिएगा, तो मानवीय समाज की एक व्यवस्थित संरचना चाहिए, शिक्षा ठीक चाहिए, व्यवस्था ठीक चाहिए। इसीलिए करने का ये तीन जगह काम बनता है। समाज की संरचना ठीक हो, शिक्षा ठीक हो, व्यवस्था ठीक हो, ताकि हर मानव के चिदानंद पूर्वक जीने की संभावना बने। इस काम को कौन कर सकता है? जो वहाँ पहुँचा हो उसी के लिए करना बनता है। सॉरी, चिंतन भी सूक्ष्म में आ जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो कारण में है, नीचे से देखेंगे तो सूक्ष्म में है। लौटती यात्रा में वो कारण में है, नीचे से जाती यात्रा में उसको सूक्ष्म में भी गिन लेते हैं। तो मुद्दा जो अपने लिए प्रधान बनता है ना, वो स्थूल और सूक्ष्म जीवन में निर्विरोधिता का बनता है। और अगर अस्तित्व की सहज वास्तविकता पर ध्यान बना हुआ हो, उसके आधार पर भाव ठीक रखने का काम हम कर रहे हैं, और विचार में समाधान के कुछ उपयोगी टूल हमने ढूंढ लिया है, उसके आधार पर हमारा समाधान इतना हो गया है कि जिस स्थिति परिस्थिति में भी हमको जीना होता है, वहाँ कैसे जिएं उसका उपाय हमको पता है। इस पर तो बात हो ही गई थी, इस पर बात हो ही गया था, इस पर भी बात हो ही गया हम लोगों का। ये भी एक अच्छी बात है। अभ्यास दर्शन कहता है क्या करें, अमानवीयता से मानवीयता में जाना पहला लक्ष्य है, मानवीयता से अति मानवीयता में यानी देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता में जाना दूसरा लक्ष्य है। तो कहते हैं अमानवीयता से मानवीयता में अनुगमन यानी उस तरफ जाने के लिए, उसमें प्रवेश के लिए नियम त्रय का मतलब बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम पूर्वक दायित्व व कर्तव्य को प्रमाणित करना, वो मूलभूत अभ्यास है। इसका प्रयास करना, नियम त्रय पूर्वक दायित्व और कर्तव्य निर्वाह का प्रयास करना, अमानवीयता से मानवीयता में जाने का जगह है। मानवीयता से अति मानवीयता में अनुगमन के लिए जो 6 स्वभाव है, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, और उसमें भी बाद वाला 3 खास करके दया, कृपा और करुणा, उसके साथ दायित्व कर्तव्य को प्रमाणित करने की बात है। तो अति मानवीयता में जब हम दया, कृपा, करुणा के साथ जीते हैं ना, तो दूसरों के लिए हम बहुत अधिक उपकारी हो पाते हैं, सहयोगी हो पाते हैं। तो मानवीयता से अति मानवीयता में जाने में हमारे सहयोग की कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। हमारे सहयोग कर पाने की जो योग्यता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसको तो बात कर ही लिए थे हम लोग, ये बात हो ही गया था। हम एक बार चेक कर लेना चाह रहे हैं, जो भी स्लाइड बच गई हो उस पर थोड़ा बात कर दें। इस पर थोड़ी सी बात कर देता हूँ। बात तो हो ही गई थी,
स्नेह को देखते हैं ना, तो स्नेह के भाव के तहत जब हम निर्वाह करते हैं तो अगले का शुभ या जागृति केंद्र में होता है, ना कि अपना कोई एजेंडा होता है जिसके लिए हम अगले को यूज़ कर रहे होते हैं। यह अंतर पता चलता है। अगले के शुभ को केंद्र में रख के सोचना एक बात है, अपने किसी एजेंडा के लिए अगले को यूज़ करना एक और बात है। मैं अगर आपकी जागृति को, आपके शुभ को केंद्र में रख के आपके साथ जी रहा हूँ तो स्नेह है। किसी कार्यक्रम के सफल होने के लिए आपको टूल की तरह यूज़ कर रहा हूँ तो स्नेह नहीं है। और मैं अपनी जगह से बात कर रहा हूँ, हम दूसरे की बात नहीं करते। मुख्य बात समझने की है कि अपनी मानसिकता क्या है, दूसरों का सहयोग करने का या दूसरे को अपने हिसाब से चलाने का। सहयोग की मानसिकता है तो स्नेह का भाव है, अपने हिसाब से चलाने की मानसिकता है तो स्नेह के नाम पर कुछ और है। ये अपने लिए जांचने की ज़रूरत है। देखिए, दूसरे को कहीं भी जांच परख करेंगे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, लेकिन अपने को तो बहुत ईमानदारी से अगर एक एक पहलू का जांच परख करके नहीं देखेंगे तो जो हिस्सा अनदेखा रहेगा वहाँ सांप बिच्छू पड़े मिलेंगे, वहाँ जाला पड़ा मिलेगा, वहाँ धूल पड़ी मिलेगी। कमरे की सफाई करिए, सोफ़ा छोड़ दीजिए, ठीक है, धीरे धीरे धूल जमा हो जाएगी। जिस दिन उसको हटाइएगा इतना सारा मिलेगा। पूरा कमरा साफ, सोफ़ा हटाएंगे तो इतना धूल। तो कई बार जब कमरे की सफाई करनी होती है ना, मेहमानों के आते समय जब दिखाना होता है कि सब ठीक है, उस एरिया को छूते भी नहीं है। छू दिया अगर आपने तो उनके आते तक सफाई भी नहीं हो पाएगी। जो लोग किए होंगे उनको बहुत एक्सपीरियंस होगा। हमने संस्थानों में बहुत ऑर्गेनाइजेशन का काम देखा है। ऐसे ही देखिएगा ना, व्यवहार दर्शन एक जगह पर बात करता है स्वार्थ दृष्टि से परार्थ दृष्टि, परार्थ दृष्टि से परमार्थ दृष्टि। तो मैं बीच वाले की ही बात कर रहा हूँ अभी, परार्थ दृष्टि की। मानवीयता की जगह से वही महत्वपूर्ण है। उसका मतलब है कि अगर हमारा सुख और सामने वाले के सुख में कहीं अंतर विरोध दिखाई दे रहा है तो हम किसको वरीयता देंगे। किसी भी कारण से अगर हमारे सुख और आपके सुख में अंतर विरोध दिखाई दे रहा है, जो कि जागृति क्रम में संभव है, समझदार हो जाएं दोनों तो संभव नहीं है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक ये संभावना तो बन सकती है। उसमें अगले के सुख को वरीयता दे पाना ये परार्थ दृष्टि है। अपने सुख को वरीयता देना स्वार्थ दृष्टि है। उसका उदाहरण लिखा है कि भोजन अगर कम है तो हम क्या करते हैं, खुद खाने की सोचते हैं कि सामने वाले को दे देने की सोचते हैं। देखिए, अब मैंने आपको देख के उदाहरण नहीं लिखा है, इसलिए ये नहीं मानिएगा कि मैं आपके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। है ना, ये पहले से लिखा हुआ है कि परार्थ दृष्टि में कम पड़ने पर हम सामने वाले को दे पाते हैं। तो ये जो माँ बच्चे को भूखे रह के दे पाती है, ये परार्थ दृष्टि है। इस परार्थ दृष्टि का विस्तार होने लगे, कम से कम परस्परता में हम जिन लोगों के साथ जीते हैं उन सब जगहों पर, तब तृप्ति है। सिर्फ बेटे के साथ होने से नहीं चलेगा। परस्परता में जिन लोगों के साथ भी हमारा जीना हो रहा है, कम से कम उतनी सीमा में तो परार्थ दृष्टि के फैल जाने की ज़रूरत है। माइक, तो भैया खाना खाने की बात में तो मैं देख सकती हूँ, लेकिन जब वैचारिक द्वंद्व होता है तो मैं देख पाती हूँ कि वहाँ पे तो मुझे लगता है कि मेरी बात वो सामने वाला मान ले तो ही मैं सुखी हो पाऊँगी। वही, अगर ऐसा लग रहा है तो ये तो दबाव है, ये तो दबाव है। अपनी बात सही होने के बावजूद भी अगला मान ले, ये तो दबाव है। अगर सहयोग करना ही, सही होने के बावजूद भी कह रहा हूँ, एक तो गलत होता है तभी मनवाते रहते हैं,
ठीक है, क्योंकि अपना बच्चा सबको ठीक लगता है तो अपना विचार भी सबको ठीक लगता है। तो जो विचार हम पाल पोस के रखे हैं वो ठीक लगता है, दूसरे को मनवा रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर ठीक भी है तो भी दूसरे को थोपने की बात नहीं है, बल्कि हम चाहते भी हैं तो एक ऐसा अवसर और अनुकूलता अगले को दें कि धीरे धीरे वो भी सच्चाई को ऐसा देख सके। देखिए, सहयोग और समाधान को पहचानिएगा ना तो बहुत आसान है। सहयोग या समाधान का रास्ता इस जगह पे नहीं जाता है सिद्ध करने पर कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाते हुए बच्चे को आप सिद्ध कर देंगे कि आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा तो उसको समझदारी नहीं आ जाती। वो जोक सुनाया था कि नहीं आपको, किसी ने जो है बच्चे को कहा कि बेटा शाम को आइसक्रीम खाओगे तो गला खराब हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। ये कहा उसने, तो उसने कहा अंकल आपको पता है मेरी दादी 103 साल जी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इस उत्तर का क्या मतलब है। तो अंकल ने ये निष्कर्ष निकाला कि आइसक्रीम खाने के बावजूद भी दादी 103 साल जी ली। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या वो इस तरह से ठंड में आइसक्रीम खाती थी क्या? ठीक है, कैसे उससे 103 साल जी गई क्या? उन्होंने कहा नहीं, दूसरे के काम में दखल नहीं देने से जी ली। तो हमको लगता है कि उस खाने वाले को पता नहीं है। ये पता है जी, वो असहाय है अपने कुसंस्कारों के सामने, क्या करे अब। कुसंस्कारों के सामने असहाय होता है जीवन बहुत बार। वो जो उतने उपाय आपको बताए ना, लास्ट स्टेप यहाँ तक बताया कि प्राण रोक लें, सांस रोक लें, वो इसीलिए बताया है कि बहुत सारे कुसंस्कार ऐसे होते हैं जो बहुत प्रबल हैं। कह देने भर से ठीक हो जाते तब तो बहुत आसान था। एक अनुकूलता प्रदान करनी होती है अगले को, ताकि वो सच्चाई को देख सके, तभी तो बदलेगा। और जितना ज़्यादा गड्ढे में गिरा हुआ है अगला, उतने अधिक अनुकूलता की ज़रूरत है। जितनी अधिक अशिष्टता से प्रस्तुत होता है सामने वाला, उतनी अधिक अनुकूलता की उसकी ज़रूरत है। अगर उसको हम पूरा कर सकते हैं तभी संवाद हो सकता है। जितना ज़्यादा रोग, इलाज के लिए उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज कि नहीं, उतना ज़्यादा सहयोग। अभी हम कई बार कंडीशन लगा देते हैं, नालायक तुम इतने बेकार हो। ठीक है, कम से कम इतना तो सीखे होते, बाप दादों ने इतना नहीं सिखाया था, तमीज़ नहीं रह गई है तुमको, ये पीढ़ी बेकार हो गई है। अब आप जब कहते हैं पीढ़ी बेकार हो गई है तो कहते हैं अंकल आपको हम बताएं कि आपकी पीढ़ी ने क्या क्या किया था। वो चलते रहता है, चलते रहता है। निश्चित रूप से जब स्नेह होता है तो उसमें विरोध का, द्वेष का, घृणा का, ईर्ष्या का, प्रतिस्पर्धा का कोई मतलब ही नहीं है। स्नेहपूर्वक क्यों जिए को देखेंगे ना तो उसका एक फॉर्मुलेशन ये भी है। धीरे से देखते हैं तो ये दिखता है कि अपना शुभ इसी में है। स्नेह का भाव जब तक मेरे अंदर बना रहता है मैं सुखी रहता हूँ। दूसरे का शुभ भी इसी में है, सर्वशुभ भी इसी में है। अपनी जागृति का रास्ता यही है। दूसरे का सहयोग भी इसी विधि से होता है और कोई दृष्टि नहीं है तृप्तिपूर्वक जीने की, और कोई उपाय नहीं है। ये दर्शन क्या कहता है, मैं जितनी बातें लिखी हुई है ना, सब व्यवहार दर्शन, अभ्यास दर्शन, कर्म दर्शन से कोट किया हुआ है उठा करके। मतलब ये सेम स्टेटमेंट सिर्फ आगे पीछे को काट के बुलेट पॉइंट बनाया हुआ है। ये तो भाव शुद्धि का अभ्यास पे बात कर ही लिए, स्नेह और मोह की बात कर ही लिए, अभ्यास कैसे करें हो चुका है,
स्नेह क्या नहीं है बात हो गई, ध्यानाकर्षण के संदर्भ में जो मुद्दे थे उस पर बात हो गई, ये छिद्रान्वेषण के स्थान पर सत्यान्वेषण बता दिया आपको। ये महत्वपूर्ण है, एक एक छोटी छोटी बात को पकड़ेंगे ना तो दिखाई देगा कि सत्य में अनुभूत होने के बावजूद भी नागराज जी कह रहे हैं कि मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलता है, किसी को मिलना मेरा व्यर्थ नहीं गया। कह रहे लोगों में जो अच्छी बात है मैं छान करके उसको स्वीकारता हूँ। अभी की समीक्षा में कह रहे हैं कि अभी लोगों का अभ्यास है, सामने वाले में एक खराब बात मिली तो उसके सब कुछ पर डामर पोत दिया, कालिख पोत दिया। सामने आदमी का 100 में से 99 ठीक है, एक छेद मिल गया तो उसको पूरे पर डामर पोत दिया, उसको पूरा नकार दिया। उसका निष्कर्ष बता रहे हैं कि ऐसा करके ही तो आदमी जात दरिद्र हुआ है। ये जो कहते दर्शन में आदमी 51% सही है, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं और उसी का उत्तर दे रहे हैं खुद से कि एक दूसरे के काम में छेद देखने से आगे नहीं बढ़ा। ऐसा एक नहीं दसियों जगह आपको दिखेगा कि मंगल मैत्री ही हमारे परस्परता में साथ जीने का और आगे बढ़ने का आधार है। एक जगह लोगों ने यह भी पूछा कि अध्ययन करते हुए हम एक दूसरे के साथ कैसे आगे बढ़े। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है इसी बात को कि मंगल मैत्री के साथ पूरकता को देखने के आधार पर आगे बढ़ना है, छेद देखने के आधार पर तो कुछ नहीं होना है। अपना दुख दूसरे का दुख। संवाद की तो सारी बात हो गई, असंग्रह की बात हो गई, विद्या की बात हो गई। ये स्लाइड्स तो आप पहले भी बहुत बार देख चुके होंगे, सार सत्र में नहीं देखे हैं तो वहीं पर डिस्कस करेंगे। ये जितनी इसको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी याद दिला देता हूँ। सुविधा, संवेदना, भोग में जो क्षणिक सुख दिखाई देता है ना, धीरे धीरे निरीक्षण पूर्वक उसमें सुख कम दुख ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। कि क्षणिक सुख या आवेशित सुख के प्रयास में सुख बहुत कम मिलता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, और दुख जो है वो बहुत लंबा है। वो किसी का पुराना वो है ना, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सुने? नहीं सुने? बहुत प्रसिद्ध है जी। लम्हा जानते, एक क्षण, ठीक है? तो कहता लम्हों ने खता की थी गलती सदियों ने सजा पाई। ठीक, एक क्षण गलती किया, सजा जो है वो बहुत लंबी पाया। ठीक है। महाभारत, अपने घर में भी जब झगड़ा होता है पत्नी से ना, तो कहते हैं उसी क्षण गलती हो गई थी जिस क्षण मैंने तुमसे शादी करने का निर्णय ले लिया। आप महाभारत की बात करते हैं। अरे पूरा 70 साल, 50 साल, 60 साल तो झेलते ही हैं जी, और क्या। बढ़िया सरलता पर बात हो गई थी, अभय पर बात हो गई थी, अभ्यास वैराग्य पर बात हो गई। ये तो सब उपाय आपको बता दिया था कि कुसंस्कार हों तो क्या करें, कहाँ से शुरू करें, और अंतिम उपाय तक बता दिया कि बिल्कुल नहीं संभल रहा हो तो ये रामबाण उपाय है कर देना कि प्राण को रोक दें। ये जो दर्शन कहता ना, आशा विचार के अनुरूप प्राणोद्दीपन और प्राणोद्दीपन के अनुरूप आशा विचार इच्छा का स्पंदन होता है, अनुभव दर्शन में लिखा हुआ है। तो आपको आशा विचार इच्छा का स्पंदन रोकना हो तो उल्टा तरीका भी है, तात्कालिक प्रभाव के रूप में कि प्राण को रोक दीजिए। कहीं भी ध्यान भाग रहा होगा आपका, लौट के आएगा इस पर कि सांस लेना है, भाग ही नहीं सकता ध्यान कहीं। जी भैया, यहाँ कहा गया कि ये जो अभ्यास करना है वो पहले नज़दीक के संबंधों में करना है, तो यहाँ जो 7 संबंध बताया गया है जी, उसको नहीं लिया। नहीं लिया का मतलब चर्चा नहीं किया, ये कह रहे हैं?
हाँ, संबंधों की बात जो 7 संबंधों की बात अध्ययन सत्रों में हो गई है, ऐसा मान करके नहीं किया है, ऐसा मान के नहीं किया है। इसमें सूचनाएं बहुत कम दे रहे हैं हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सूचना है उसको जीने में कैसे उतारें। तो 7 संबंध में जो मुख्य निर्वाह की वस्तु देखिएगा ना, तो 9 भाव है, ठीक, 9 भाव है। और कौन से संबंध में कौन से भाव की वरीयता है ये भी आपको मिलेगा, व्यवहार दर्शन में भी मिलेगा, व्यवहारवादी समाजशास्त्र में भी मिलेगा, अभ्यास दर्शन में भी मिलेगा, मानवीय संविधान में भी मिलेगा, अध्ययन बिंदु में भी है। जी, सामाजिक नियम की बात हो ही गई। अध्ययन अभ्यास पर सुबह बात कर ही लिए थे कि क्या करना है। न्याय को लेकर के ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं, सब प्रेम की बात हो गई। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, सौम्यता, विश्वास को देखेंगे ना तो न्यूनतम अगर हमने अस्तित्व को ठीक ठीक समझा है तो अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने के आधार पर सहअस्तित्व में विश्वास बना रहता है। चाहने पर विश्वास तो हर किसी के लिए बना रहता है। अगर काम करने जाते हैं धीरे धीरे तो अस्तित्व के सहअस्तित्व, अब मैं योग्यता पर विश्वास का क्या स्तर होता है वो बता रहा हूँ। अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने के आधार पर सहअस्तित्व में विश्वास बनता है। मैं इसे ठीक ठीक समझा हूँ, ठीक ठीक जी सकता हूँ, ये स्वयं में विश्वास का स्वरूप है। तो हर मानव की मूल चाहना सहअस्तित्व पूर्वक जीने की ही है, ये विश्वास न्यूनतम तो हर मानव के लिए बना ही रहता है। मैंने सहअस्तित्व को ठीक ठीक समझा है और मैं ऐसा जी सकता हूँ, जीता हूँ, इस आधार पर स्वयं में विश्वास है। ऐसे ही परस्परता में जब हम न्यायपूर्वक जी लेते हैं तो संबंध में विश्वास होता है। परस्परता में न्यायपूर्वक जीने के आधार पर संबंध में विश्वास है। और व्यवस्था के जो 5 आयाम हैं, शिक्षा संस्कार के, स्वास्थ्य संयम के, उत्पादन कार्य के, विनिमय कोष के, न्याय सुरक्षा के, उन आयामों की सुलभता, उपलब्धता के आधार पर हमको व्यवस्था में विश्वास होता है कि उन 5 आयाम अगर हमारे लिए पूरकता के अर्थ में संबंधित रहते हैं तो हमको व्यवस्था के ऊपर विश्वास होता है। तो स्वयं में विश्वास, परस्परता में विश्वास। परस्परता में विश्वास का 2 हिस्सा है, संबंध में विश्वास, व्यवस्था में विश्वास। और मूल चाहना पर तो हमेशा ही बना रहता है। इसमें जितना जितना हो पाता है उतना उतना करने पर भी विश्वास है। इसलिए अगर व्यवस्था ठीक से स्थापित हो जाए तो हर मानव को अभयता स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हो जाता है। अभ्यास दर्शन में एक जगह इस पर बात कहते कि ये अभयता चिदानंद में जीने में भी अभयता प्लेस किया हुआ है। व्यवस्था अगर सर्वसुलभ होती है तो अभयता सर्वसुलभ आसानी से हो जाता है। व्यवस्था ठीक नहीं हो फिर अभयता को पाना हो तो व्यक्तिगत प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां आपको ये समझ लेना पड़ता है कि धन खो गया तो कोई बात नहीं, अपना सुकून नहीं खोएंगे। व्यवस्था सटीक होगी तो धन खोएगा नहीं, लेकिन व्यवस्था जब प्रतिकूल है तो ये समझदारी विकसित करनी पड़ती है कि धन खो गया तो कोई बात नहीं, सुकून नहीं खोएंगे। नहीं इस स्लाइड पर थोड़ी बात करूंगा अभी। ये एक फॉर्मुलेशन है कर्म दर्शन में, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये भी एक जीने का अभ्यास का ढंग है कि कैसे हम जिएं। तो 4 कैटेगरी के आदमी पहचाने हैं, पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी और दुखी। उनके साथ कैसे जिया जाए उसका उपाय लिखा हुआ है ये, बट इसको कभी कर्म दर्शन में ही बात करेंगे, अभी नहीं करते। नहीं, अभी रुक जाते हैं भैया।
ये अभ्यास दर्शन का एक समअप है कि चारों आयाम की जो उपलब्धियां हैं वो किस तरह से होती हैं और उसका पूरा अंतर संबंध क्या है। इंडिकेटर्स की बात हो ही गई। ये तो आप परिचय शिविर में या सार सत्र में देख चुके होंगे। स्वभाव धर्म को ध्यान रख के जीने के संदर्भ में थोड़ी बात कर दी थी हमने, मुख्य रूप से वही बात लिखा हुआ है इसमें। स्वभाव धर्म को ध्यान में रख के जीने से अपव्यय की, दुरुपयोग की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अपव्यय की, दुरुपयोग की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस पर बात हो ही गई थी, इस पर बात हो गई। ये एक मुद्दा है जिस पर 2-3 मिनट में मैं ध्यान दिला देता हूँ। परिवार में जीने के संदर्भ में, और ये महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए कि टीम की दृष्टि से हम जिए। स्लाइड नंबर 137, और ये हमारा आखिरी स्लाइड है आज की चर्चा का। स्लाइड नंबर 137। परिवार के रूप में हम जीते हैं। मैं अलग अलग तरह से इसको ध्यान दिला चुका हूँ, लेकिन फिर भी दिला दे रहा हूँ कि सही गलत, सही क्या है गलत क्या है ये देखने का काम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सब के साथ साथ सबकी योग्यता का आकलन करने की ज़रूरत है, सबकी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानने की ज़रूरत है, और उस आधार पर सटीक कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत है। सभी की आवश्यकता की पूर्ति के आधार पर ही परिवार में कार्यक्रम बन सकता है। सही गलत सिद्ध करने मात्र से नहीं होता है। मेरी कोई कुप्रवृत्ति ही है, हमसे नहीं ठीक हो पा रहा है, ठीक है, नहीं ठीक हो पा रहा, तो किस सीमा में उसको हम डील करेंगे, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसका उपाय ढूंढना ज़रूरी है, ना कि उसको गलत सिद्ध कर देना भर ज़रूरी है। उतने से कुछ नहीं निकलेगा। परिवार को एक इकाई के रूप में देखने की मानसिकता जरूरी है। परस्पर स्नेहपूर्ण संवाद की आवश्यकता है। परस्पर जिम्मेदारी का विभाजन होना जरूरी है। एक दूसरे को समुचित फीडबैक देने का प्रावधान होना जरूरी है। आप अगर कहीं टीम के रूप में जी रहे हैं ना, चाहे परिवार में, चाहे जहाँ रह करके टीम के रूप में काम करते हैं, इसको पलट के ये 10 बार देखने की ज़रूरत है। अगला अभ्यास सत्र जहाँ कहीं लेंगे ना, वहाँ इसको ठीक से विस्तार करेंगे। इसमें तो समय नहीं है, पर करेंगे आगे कभी। ऐसे ही देखिएगा कि इसको कौन करे, तो जो परिवार के व्यवस्थित होने की सोचता है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। ये नहीं कह रहे हैं कि परिवार में जो सबसे ज़्यादा गलती करता है उसके सुधरने से परिवार ठीक हो जाएगा। ये डिज़ाइन नहीं है। हमको भी ये डिज़ाइन लगता है कि परिवार में जो सबसे ज़्यादा गलती कर रहा है ना, उसके सुधरने से परिवार ठीक होगा। परिवार के व्यवस्थित होने की जो सोचता है ना, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। उसमें क्या करें को देखिएगा ना, तो ये भी संवाद का एक बढ़िया फॉर्मुलेशन है। अगले की अपेक्षा को सुनकर उसके सही भाग को पूरा करना होता है। अगर हम क्या करें आपको सुन के, तो आपकी अपेक्षा को, एक्सपेक्टेशन को सुन करके जो उसका सही भाग है उसको पूरा करते हैं। जो भाग हमको सही नहीं लगता है वहाँ हम अपनी अपेक्षा को बताने का काम करते हैं, शिकायत और दोषारोपण से मुक्त रह के। फिर ये बात होगी कि अगले की अपेक्षा और हमारी अपेक्षा जो ये अलग अलग दिखाई दे रही है, इसको कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाएं पहले, और फिर कैसे वो पूरा हो सकता है। अतीत की समस्या की शिकायत के बदले भविष्य में समस्या ना हो, इसके लिए व्यवस्थित जीने के स्वरूप पर चर्चा हो सकती है। तो पास्ट की जितनी भी घटनाएं आती हैं, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, ये सब का कुल निष्कर्ष तो इतना ही है ना कि आगे ना हो। फुल स्टॉप। तो आगे नहीं हो, उस दृष्टि से चर्चा को करने की ज़रूरत है, न कि पीछे किया उसका बदला लेने की ज़रूरत है, उसकी शिकायत करने की ज़रूरत है। और आखिरी बात लिखा है कि परिवार या समाज जिसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, अपनी योग्यता क्या है,
इन दोनों की लिस्ट बननी चाहिए। परिवार के रूप में इतने सारे काम हैं मान लीजिए आवश्यकता के रूप में, और हम सब की ये योग्यता है, इनका मैचिंग होना चाहिए। जो जिस काम को कर सकता है योग्यता के हिसाब से उसकी मैचिंग हो जाए तो टीम मिल करके पूरा काम कर देगी। ऐसे ही समाज में कुल इतने काम की आवश्यकता है और हम सब की ये योग्यता है, ये दोनों का एप्रोप्रिएट मैचिंग होने की ज़रूरत है। कम से कम परिवार में तो इस काम को कर ही लें, समाज में बहुत विनिमय करें, नहीं भी अपना अभी बहुत दूर तक दिख रहा हो। एक्सटेंडेड फैमिली जो है हमारा, साथ संबंध वाला जो परिवार है हमारा, उस साथ संबंध वाले को मैं परिवार कह रहा हूँ, 2-3 संबंध को परिवार नहीं कह रहा हूँ कहीं भी। तो वो साथ संबंध वाला जो परिवार है हमारा, उसमें कम से कम इतना तो हो जाए। ठीक है, विचार किया जाए इस पर। कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा तो कल सुबह हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम पूरा कर लेते हैं।